एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी MCQ सेशन के ऊपर, जो कि MCQ अपने PGI के रिगार्डिंग, आरमल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जिपमेर के रिगार्डिंग और जो अपने CHOs के एग्ज़ाम आ रखे हैं उन सब के लिए ये अपनी जो क्वेश्चन सेशन है जो अपन ने स्टार्ट किया RNCC पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने है, कार्पल टनल सिंड्रोम कोज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो कौन सी नर्व की कंप्रेशन से अपने को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो रेशनल है, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व और फीमोरल नर्व। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर जो नर्व है वो कौन सी कंप्रेस होगी तो देखने को मिलेगा ऑप्शन ए अपना मीडियन नर्व जो है वो अपने कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर अगर कंप्रेस होती है, मीडियन नर्व में अगर कंप्रेशन होगा तो पेशेंट को देखने को मिलेगा क्या, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, जब ये नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे होगा, रिस्ट में। ठीक है, रिस्ट में जब इस नर्व का कंप्रेशन होता है तो पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, हाथ में झंझनाहट महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है पेशेंट को, ईचिंग भी देखने को मिलती है पेशेंट को, लास्ट में नमनेस भी देखने को मिलती है। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना मीडियन नर्व। और इसका जो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इस क्वेश्चन के साथ ही कि इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे करते हैं। जो कार्पल टनल सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट किया जाता है, क्या नाम है उसका, फ्लेनेल टेस्ट। ओके, फ्लेनेल टेस्ट। ये सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कार्पल टनल सिंड्रोम को कौन से टेस्ट की मदद से अपन पहचान सकते हैं, तो ये है फ्लेनेल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो गया मीडियन नर्व। रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, फीमोरल नर्व इसमें इतना कोज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने आज का, ए यंग मैन वॉज वॉचिंग TV फॉर लॉन्ग आवर्स विद हैंड अंडर द हेड। एक यंग मैन है जो अपने हाथ को अपने हेड के पीछे लगा के TV देख रहा है। ही कंप्लेन्स टिंगलिंग सेंसेशन ओवर द आर्म। उसको फील होता है कि अपने जो आर्म है उसके अंदर झंझनाहट, जो टिंगलिंग सेंसेशन है वो उसके अंदर फील हो रहा है। विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड। ओके, कौन सा नर्व फाइबर जो है वो इसमें अफेक्ट होता है जिसकी वजह से अपने को पेशेंट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। टाइप A फाइबर, टाइप B फाइबर, टाइप C फाइबर और टाइप D फाइबर। D के अंदर क्या होता है, सिंपैथेटिक फाइबर। ओके, ऑप्शन डी है अपना सिंपैथेटिक फाइबर। तो ये कुछ नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है, A B C। तो इसके अंदर जो टिंगलिंग सेंसेशन है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टाइप A फाइबर। ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास में टाइप A फाइबर। ये क्यों रहता है, क्योंकि ये मोस्ट ससेप्टिबल है प्रेशर के, मोस्ट ससेप्टिबल टू प्रेशर। अगर अपन लॉन्ग टाइम तक अपना हाथ को अगर हेड के पीछे रखे तो इसमें क्या होता है कि अपना हाथ के अंदर क्या झंझनाहट महसूस हो जाती है, नमनेस देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्यों होता है, जब अपना टाइप A फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर होता है, इनके अंदर अगर कंप्रेस होते हैं ये, तो इसकी वजह से ये अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, टाइप B फाइबर जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा अपने को हाइपोक्सिया की कंडीशन में। ठीक है, जब पेशेंट हाइपोक्सिया की स्थिति में जाता है, स्टेज में जाता है, तो वहाँ पे टाइप B फाइबर होता है, उनका रोल होता है। टाइप C फाइबर है, ये भी प्रेशर सेंसिटिव ही होता है, बट ये लीस्ट ससेप्टिबल होता है, लीस्ट ससेप्टिबल। ओके, एंड सिंपैथेटिक फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एक दोनों अलग प्रकार के फाइबर होते हैं जो अपने जो सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन A टाइप A फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इज दैट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कंटेंस। जनरली अपने डिफरेंस पूछा है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर, फिर पूछा गया है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर ऐसे क्या होता है जो ग्राम नेगेटिव के अंदर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है टेकोइक एसिड, मुरेमिक एसिड एंड एसिटाइल न्यूमेरेमिक एसिड एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स।
इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। एक साइड में अपन कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एक साइड में अपन कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सेल वॉल कैसी होती है इन दोनों की बैक्टीरिया की। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है वो थिकर सेल वॉल देखने को मिलती है, यहाँ पे थिन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अब सेकंड है अमाइनो एसिड बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपने का जो ऑप्शन है वो है लिपोपॉलीसेकेराइड लिपोपॉलीसेकेराइड है, जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं देखने को मिलती है और इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अपने को लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लास्ट अपना जो ये ऑप्शन ए है टाइकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट रहता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन ए टाइकोइक एसिड। ठीक है, एंड जो म्यूरेमिक एसिड होता है, म्यूरेमिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपने ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है वहाँ पे अपने म्यूरेमिक एसिड जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलता है। और ये दोनों जो एन एसिटाइल एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं ये अपने को प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ओके, प्लांट सेल्स के अंदर भी ये अपने को देखने को मिलता है। सो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर जो अपना डिफरेंस है ये अपन ने यहाँ पे देख लिया है। छोटा क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से कि भाई, और एम्स नोट सेट के अकॉर्डिंग भी अच्छा क्वेश्चन है ये अपना, पीजीआई के अकॉर्डिंग भी अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में जो टाइकोइक एसिड है ये प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन ए टाइकोइक एसिड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना आज का, ए पेशेंट हैज़ प्रोस्थेटिक वॉल रिप्लेसमेंट एंड ही डेवलप एंडोकार्डाइटिस 8 मंथ लेटर, ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल इज। एक पर्सन है जो कि 8 मंथ बाद में उसको एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन देखने को मिली है पेशेंट के अंदर। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि उसने 8 महीने पहले क्या करवाया है, प्रोस्थेटिक वॉल रिप्लेसमेंट करवाया है। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक वॉल रिप्लेसमेंट के बाद में एंडोकार्डाइटिस उसको हुआ है। तो इस कंडीशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, ओरियस, वेरिडिन्स, एपिडर्मिडिस या फिर हैक। हैक के अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैक के अंदर आते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है, एपिडर्मिडिस जो है बैक्टीरिया है वो इसको एंडोकार्डाइटिस को कंडीशन को कोज करवाता है। सो अब अपन देख लेते हैं कि एंडोकार्डाइटिस होता क्या है। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि हार्ट इनर लेयर इन्फेक्शन, हार्ट के जो इनर लेयर का इन्फेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस क्यों होता है, कोजेज देख लेते हैं इसके। सबसे पहला कोज इसका क्या है, जो कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका मोस्ट कॉमन कोज है। इसके बाद में पोस्ट डेंटल सर्जरी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की डेंटल सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी एंडोकार्डाइटिस पेशेंट को हो सकता है। क्यों हो सकता है, अगर उस पेशेंट के जो सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी से पहले जो अपने जो टीथ के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ओरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरिस जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। अब ये ओरिस क्या कोज कर सकता है, एंडोकार्डाइटिस कोज कर सकता है। ठीक है, पोस्ट डेंटल सर्जरी या फिर गम इन्फेक्शन की वजह से अपना एंडोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो है वो पोस्ट वॉल रिप्लेसमेंट में भी जो है वो एंडोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। ओके, एंड आईवी ड्रग एब्यूज़र की वजह से भी देखने को मिलता है, आईवी ड्रग एब्यूज़र्स। ओके, जो अनस्टेरल तरीके से अगर आईवी ड्रग्स को यूज़ लेते हैं तो इस कंडीशन में भी एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, अगर इयोसिनोफिल, ठीक है, इयोसिनोफिल इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। इयोसिनोफिल क्या करती है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो उसके लिए जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स, अपना जो इयोसिनोफिल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसके अगेंस्ट देखने को मिलेगा। और फिर इसकी
जो इयोसिनोफिल है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में इसकी जो इनर लेयर होती है अपने एंडोकार्डियम की जो लेयर होती है उसके अंदर जाके यहाँ पे एडेशन कर देती है, ठीक है। एडेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पे अपने को एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस तो ये हो जाएगा यहाँ पे आईवी ड्रग एबिडोस की वजह से। अब यहाँ पे एडिशन की वजह से एक सिंड्रोम अपने को देखने को मिलता है। वो क्या मिलता है? वो मिलता है लोफलर सिंड्रोम, ठीक है, लोफलर सिंड्रोम। नेक्स्ट इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं एंडोकार्डाइटिस के? साइन सिम्टम इसके होते हैं रोथ स्पॉट। साइन सिम्टम इसके अपन देख लेते हैं। रोथ स्पॉट, ओके, रोथ स्पॉट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंडोकार्डाइटिस से। रोथ स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है? रेटिना के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि वाइट सेंट्रल रेटिनल हेमरेज देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। जो रेटिना के अंदर अपने जो हेमरेज देखने को मिलता है इसके अंदर एंडोकार्डाइटिस के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? रोथ स्पॉट। नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या है इसका? ओस्लर नोड, ओस्लर नोड्स, ठीक है। ओस्लर नोड कहाँ देखने को मिलता है अपने को? पाम्स एंड सोल के अंदर पेशेंट को देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है पेशेंट को? पेन भी होता है एंड टेंडरनेस भी फील होती है। थर्ड साइन देखने को मिलता है अपने को जेनेवे नोड, ठीक है। एक तो हो गया ओस्लर नोड, एक नेक्स्ट होता है अपना जेनेवे नोड। अब ये भी कहाँ देखने को मिलता है? ये भी देखने को मिलता है पाम में, बट ये नो पेन एंड नो टेंडरनेस, यहाँ पे कोई पेन नहीं होगा, कोई टेंडरनेस अपने देखने को मिलता है। इसके अलावा एक साइन और देखने को मिलता है, वो है स्प्लिंटर हेमरेज। स्प्लिंटर हेमरेज कहाँ देखने को मिलेगा? स्प्लिंटर हेमरेज अपने को देखने को मिलता है नेल बेड में, ओके। ये जो अपना नेल है यहाँ की जो इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे अपने को हेमरेज देखने को मिलता है छोटे छोटे अपने लाइनिंग के रूप में, इसको अपन बोलते हैं स्प्लिंटर हेमरेज। सो एंडोकार्डाइटिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अपन ने मोस्ट कॉमन अपने वो देख लिया, साइन सिम्टम देख लिया, मोस्ट कॉमन कोजेज देख लिया, लोफलर सिंड्रोम को हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद में इसका अपन देखते हैं डायग्नोसिस, ओके। एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोसिस के अंदर क्या देखते हैं अपन? एक ड्यूक्स क्राइटेरिया, ओके। ड्यूक्स क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना। ड्यूक्स क्राइटेरिया में दो टाइप के क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, एक माइनर, दूसरा मेजर, ठीक है। तो इसका एक मिनोमिक भी है, क्या है? बी टाइमर, ओके। बी टाइमर इसका एक मिनोमिक है जिसे आप ड्यूक्स क्राइटेरिया को याद रख सकते हैं। माइनर क्राइटेरिया के अंदर क्या आएगा? टी से टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड। आई से इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना देखने को मिलता है, जैसे कि ओस्लर नोड्स पेशेंट में देखने को मिल गए, जेनेवे नोड देखने को मिल गया, ठीक है। एंड इसके बाद में TIM से अपने को क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिलता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिलता है, जैसे कि अपना जो पेशेंट का जो ब्लड कल्चर आएगा वो आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में ई से एम्बोइलिक फिनोमिना देखने को मिलता है, ओके, एम्बोइलिक फिनोमिना। एंड आर से क्या देखने को मिलता है? रिस्क फैक्टर में आगे जाके अपन देखते हैं आर में क्या देखते हैं अपन? रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर में क्या आ गया अपने यहाँ पे? या तो कोई कंजेनाइटल हार्ट कंडीशन आ गई, या फिर आईवी ड्रग यूज़ करता था वो पेशेंट, ठीक है। ये अपने यहाँ पे देखा था, आईवी ड्रग यूज़ करके क्या हो गया था पेशेंट को? लोफलर सिंड्रोम पेशेंट को देखने को मिल गया, ओके। ये तो है इसके क्या? माइनर क्राइटेरिया। अब हम देख लेते हैं मेजर क्राइटेरिया में नंबर 1 पे, बी पे, इसका जो ब्लड कल्चर होता है पेशेंट का वो आएगा पॉजिटिव, ओके। आफ्टर जब अपन ने पेशेंट का फर्स्ट कल्चर लिया वो लिया 12 घंटे पहले, और दूसरा कल्चर लिया 12 घंटे के बाद में, दोनों कल्चर पॉजिटिव आनी चाहिए बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। 2 टाइम अपन ये टेस्ट करते हैं, दोनों ही टाइम अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये आता है ड्यूक्स क्राइटेरिया के मेजर क्राइटेरिया के अंदर। नेक्स्ट है अपना ई पे, इसके अंदर अपन क्या करेंगे?
इकोकार्डियोग्राफ करेंगे, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफ के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, इकोकार्डियोग्राफ के अंदर अपने को ये जो यूसिनोफिल्स के एडहेरेशंस है जो अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। सो ये होता है ड्यूक्स क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया एंड मेजर क्राइटेरिया। अब ड्यूक्स क्राइटेरिया से भी क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई पेशेंट है उसको एंडोकार्डाइटिस हो गया है, तो अपन ड्यूक क्राइटेरिया से कैसे पता लगाएंगे। तो एक इसके होता है दो तरीके से पता लगाते हैं। एक होता है डेफिनेटिव डायग्नोसिस और दूसरा होता है पॉसिबल डायग्नोसिस। डेफिनेटिव डायग्नोसिस में क्या होता है कि कोई तो दो होना चाहिए मेजर क्राइटेरिया, या फिर एक हो गया मेजर और 3 हो गया माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। तब तो अपन क्या बोल देंगे कि भाई एंडोकार्डाइटिस का ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो गया है, ठीक है। कब हो जाएगा, जब अपने को 2 मेजर क्राइटेरिया मिल जाए या फिर 1 मेजर प्लस 3 माइनर क्राइटेरिया मिल जाए, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, ड्यूक्स क्राइटेरिया के अंदर डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो जाते हैं एंडोकार्डाइटिस का। नेक्स्ट है पॉसिबल डायग्नोसिस। पॉसिबल के अंदर या तो एक मिल गया है मेजर अपने को, या फिर एक मेजर और एक माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। ये अपन पॉसिबल है कि हाँ हो सकता है एंडोकार्डाइटिस पेशेंट को, या फिर कोई 3 माइनर क्राइटेरिया देखने को मिल गया पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये 2 टाइप के ड्यूक्स क्राइटेरिया को अपन डेफिनेटिव एंड पॉसिबल डायग्नोसिस के अंदर भी अपन इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एपिडर्मिडिस, ठीक है। एपिडर्मिडिस जो बैक्टीरिया है ये एंडोकार्डाइटिस पेशेंट को कोज करवा देगा। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ पाया हो ड्यूक्स क्राइटेरिया, मोस्ट कॉमन कोज जो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, साथ में अपन ने साइन सिम्टम भी देख लिया है, मोस्टली अपन ने इसको अपन ने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन आज के, वो है विच इज़ द डेंजरस हेपेटाइटिस वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा हेपेटाइटिस उसके लिए मोस्ट डेंजरस होगा, ठीक है, या फिर उसके लिए फेटल होगा। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, या फिर हेपेटाइटिस ई। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन का होना क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस। अब ये काफ़ी टाइप का होता है, अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी। हेपेटाइटिस ई जो है वो डेंजरस है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ठीक है। इसको अपन दूसरे नाम से भी क्या बोलते हैं, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, ओके, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बोलते हैं दूसरा नाम इसका। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एक बार हेपेटाइटिस ए, ओके। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, सबसे पहले इसका अपन रूट देख लेते हैं कि ये कैसे स्प्रेड होता है। तो इसका रूट होता है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट इसका जो से अपन ये पेशेंट को कंटामिनेट कर सकता है। नेक्स्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, वो रहता है 15 से 45 डेज के लिए। एंड ये एपिडेमिक जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है, एपिडेमिक जॉन्डिस, ठीक है। किसी कम्युनिटी के लेवल के अंदर अगर जॉन्डिस हुआ है तो उसका कॉज हो सकता है हेपेटाइटिस ए वायरस कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड आउट हुआ है। कैसे हुआ है, वो फीको ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वायरस, ओके। हेपेटाइटिस बी को एक दूसरे नाम से अपन क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस, ओके। सीरम हेपेटाइटिस भी अपन इसको बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 45 से 160 डेज तक होता है इसका इंक्यूबेशन। और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है कि कौन सा वायरस इसके अंदर देखने को मिलता है। तो डीएनए वायरस देखने को मिलता है, रेस्ट ऑल ऑफ हेपेटाइटिस आर आरएनए वायरस, ठीक है। ये इकलौता ऐसा वायरस है जो डीएनए वायरस के अंदर आता है, ठीक है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसके बाद में कंटामिनेटेड नीडल्स, टीयर, सलाइवा, ठीक है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, वो मिलता है
हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है अपना हेपेटाइटिस डी। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है मोस्टली कि लीवर फेलियर की जो रिस्क होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस कौन से हेपेटाइटिस के अंदर? हेपेटाइटिस डी के अंदर लीवर फेलियर रिस्क मोर देन 80%। ये भी अपने को इसी रूट के माध्यम से स्प्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका जो टाइम रहता है वो रहता है 30 to 60 डेज। ओके, हेपेटाइटिस डी का जो टाइम जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो रहेगा अपना 30 to 60 डेज के लिए। नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई नेक्स्ट, ये मोस्ट डेंजरस कहाँ होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। इसका दूसरा नाम क्या है? फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है, 15 से 60 डेज। ओके, 15 to 16 डेज इसका रहता है। और इसके बाद में ये भी फीको ओरल रूट से ये भी क्या होता है? स्प्रेड होता है। एंड ये एक आरएनए वायरस है। इसी के साथ ही इसके अंदर मोस्ट डेंजरस क्यों रहता है? क्योंकि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट उसके अंदर बढ़ जाती है। पेशेंट के अंदर जो है वो मोर्टेलिटी रेट अपने को देखने को मिलती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, इसलिए इसको मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना हेपेटाइटिस सी, लास्ट बच गया था हेपेटाइटिस सी। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखने को मिलता है। ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और उसके बाद में उसको हेपेटाइटिस देखने को मिला है तो कौन सा हेपेटाइटिस हो जाएगा? हेपेटाइटिस सी की संभावना उस पेशेंट में बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं? हेपेटाइटिस सी को अपन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे फैलेगा? ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मोस्टली हेपेटाइटिस के बारे में अपने शॉर्ट में अपन रिव्यू कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विच विटामिन कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन? नियासिन, थियामिन, फोलिक एसिड या फिर राइबोफ्लेविन? सो ऑप्शन सी अपना करेक्ट रहेगा इस ऑप्शन के अंदर, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट के अंदर फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी आ गई है तो कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसी के बाद में नियासिन क्या कोज करवाता है? पेलेग्रा। इसके अंदर क्या हो जाता है कि नियासिन की किसी पेशेंट के अंदर विटामिन B3 की कमी की वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? नियासिन देखने को मिलता है। और ये किन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है? जो पेशेंट मेज ईटर्स होते हैं उन पेशेंट के अंदर जो क्या हो जाता है? नियासिन की कमी हो जाती है और पेशेंट को पेलेग्रा होने की कंडीशन रहती है। इसके अंदर आता है 4D साइन आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, लास्ट में डेथ। ठीक है, ये अपने 4D सिम्टम साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। और ये हो गया अपना ऑप्शन ए, नियासिन यहाँ पे कंप्लीट। थायमिन की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है? थायमिन विटामिन B1। ठीक है, B1 कौन सा होता है? थियामिन की कमी से क्या देखने को मिलेगा? बेरी। एक होती है ड्राई, एक होती है वेट मेनली किससे एसोसिएटेड होती है? कार्डियक से। एंड ये मेनली होती है न्यूरो से। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वर्निक एनसेफेलोपैथी एंड दूसरी होती है कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, वर्निक एनसेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब वर्निक एनसेफेलोपैथी में क्या देखने को मिलता है कि जब विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट के अंदर कन्फ्यूजन की स्टेट आ जाती है। कन्फ्यूजन, नेस्टेगमस,
या फिर ऑप्थेल्मोपेरेसिस, ऑप्थेल्मोपेरेसिस और ठीक है, और एटेक्सिया। ये सब कंडीशन वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। कन्फ्यूजन की स्टेज हो जाएगी नेस्टिगमस, अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई, एंड ऑप्थेल्मोपेरेसिस वीकनेस ऑफ आई मसल्स, जो आई को मूवमेंट कराने में काम आती है। एटेक्सिया, वो अच्छे तरीके से वॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सभी अपने को किस में देखने को मिलेगा, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना जो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, इसके अंदर ये बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, मेमोरी से। ठीक है, पेशेंट की जो मेमोरी है वो हो जाएगी इम्पेयर्ड। और इसके बाद में ऑप्शन डी है राइबोफ्लाविन। एक आपको और बता देता हूँ, थियामिन, जो पेशेंट एल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर जो भी पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें भी थियामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ठीक है, एंड जो अब है अपना राइबोफ्लाविन की कमी से, राइबोफ्लाविन कौन सा होता है, B2, इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है, चिलाइटिस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, पेशेंट के अंदर चिलाइटिस। और इसके बाद में एक और देख लेते हैं अपन, B5 में क्या आता है, पेंटोथेनिक क्या, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर हैंड एंड फूट सिंड्रोम। ठीक है, पेशेंट के अंदर हैंड एंड फूट सिंड्रोम की जो कंडीशन है देखने को मिलती है, पेंटोथेनिक एसिड की अगर कमी होगी तो। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिन B6। ठीक है, पायरिडोक्सिन B6, पायरिडोक्सिन क्या करता है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी से बचाव करता है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, साथ ही में आइसोनियाजिड के साथ में अपन जो है B6 को पेशेंट को अगर एडवाइस करते हैं कि आप आइसोनियाजिड अगर पेशेंट को चल रही है तो उसके साथ में B6 भी देनी होती है। क्यों, क्योंकि ये पेरीफेरल न्यूरोपैथी को होने से बचाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन B7 कौन सा होता है, बायोटिन होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी अपने पेशेंट को अंदर देखने को मिलेगी तो नमनेस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट साइनोकोबालामिन अपन लास्ट में क्वेश्चन में देख लिया था। इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है, पर्नीशियस एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को साइनोकोबालामिन की कमी है तो उसके अंदर पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन ने जो वाइटामिन्स है वो भी देख लिए, उनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है पेशेंट को, वो भी अपन ने देख लिया है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नेम्ड सो। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों कहा गया है। ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन बॉडी, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, दे आर द ओनली अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, एवरी फूड स्टफ एसेंशियली कंटेंट देम। सो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोला गया है। सो ऑप्शन बी, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, अपनी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं इसलिए उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा गया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। एक होता है, पहला होता है मेथियोनिन, दूसरा होता है थ्रियोनिन, तीसरा होता है ट्रिप्टोफैन, फोर्थ वन होता है वेलिन, फिफ्थ वन होता है आइसोल्यूसिन एंड सिक्स वन होता है ल्यूसिन। इसके बाद में फेनिल एलानिन, इसके बाद में लाइसिन एंड इसके बाद में कुछ होता है सेमी एसेंशियल। दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो होते हैं सेमी एसेंशियल। कौन कौन से होते हैं, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। एंड इनसे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि भाई सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली कौन से फूड के अंदर देखने को मिलता है। सो एग, ठीक है, तो एग के अंदर अपने को ये सारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये अपने को देखने को मिलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दे आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, विंडो पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन फ्रॉम। विंडो पीरियड हम किसको बोलेंगे, ठीक है, मतलब कब तक के टाइम को अपन विंडो पीरियड बोलते हैं। एंट्री इन सेल टू एक्सपल्सन ऑफ फर्स्ट वायरल पार्टिकल, एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम, एक्सपोजर टू लेबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म टू मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन में क्या है, एंट्री इन द सेल टू एक्सपल्सन ऑफ फर्स्ट वायरल पार्टिकल, इसको अपन क्या बोलते हैं, वायरल एंट्री, ठीक है, ये तो होगी वायरल एंट्री, ये विंडो पीरियड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम, ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम तक के जो ड्यूरेशन को अपन विंडो पीरियड बोलेंगे, तो नहीं, इसको अपन नहीं बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में जो वायरल की जो भी ऑर्गेनिज्म की एंट्री होने के बाद में उसमें फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू लेबोरेटरी डिटेक्शन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए कि लेबोरेटरी डिटेक्शन है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जब अपन लेबोरेटरी डिटेक्शन अपन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं विंडो पीरियड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज बेस्ट असेस्ड बाय। किसी भी पर्सन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपन किससे असेस कर सकते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, या फिर डेथ रेट, ठीक है। सो ऑप्शन ए में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इससे तो क्या कर सकते हैं अपन, हेल्थ स्टेटस का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस, ठीक है, किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी कम्युनिटी का अपने को हेल्थ स्टेटस जानना है, सो क्या असेस करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR को असेस करेंगे। नेक्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी, इससे क्या मिलता है अपने को, सोशल स्टेटस, ठीक है, कम्युनिटी का अगर सोशल स्टेटस का पता करना है तो उसमें क्या देखने को अपन क्या असेस करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी असेस करेंगे। जबकि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इसको असेस करने के लिए अपन क्या देखेंगे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ पेशेंट लाइफ को अपन असेस करते हैं, ठीक है, और डेथ रेट को अपन इसके अंदर असेस नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 का अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज बेस्ट असेस्ड बाय लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, सॉरी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज बेस्ट असेस्ड बाय फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 12 अपना आज का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शंस है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, रियल GDP पर कैपिटा, एडल्ट लिटरेसी रेट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर किन किन को इंक्लूड किया गया है और नीचे देखो ऑप्शन में किसको एक को इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट इंक्लूड। इस इंडेक्स में बेसिकली क्या देखते हैं कि जो पेशेंट जो भी अपन इस किसी भी कंट्री में कोई भी जो इंसान रहते हैं, सो उनकी एक तो अपन लिटरेसी रेट देखते हैं, कैसे वो वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इनकम वगैरह, ये सब चीज़ों को अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखते हैं, किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखते हैं। उसके आधार पे उस कंट्री को जज किया जाता है कि हाँ ये इस कंट्री की ये रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। एट एज 1 पे नहीं देखेंगे, एट एज बर्थ पे देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्या पूछा गया है, नॉट इंक्लूड पूछा गया है। क्यों नहीं, 1 साल के ऊपर अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं देखेंगे, बर्थ पे ऊपर अपन देखते हैं, ठीक है। सो HDI क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया आता है, एक तो लिटरेसी रेट, सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, थर्ड वन है इनकम पर कैपिटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ के अंदर देखने को मिलती है, जबकि एट एज 1 के ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अपन नहीं देखते हैं।
सो इसकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के अंदर ही। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 के ऊपर इसकी वैल्यू रखी जाती है। कंट्रीज़ को इसी के अंदर डिवाइड किया जाता है कि भाई कौन सी कंट्री की रैंकिंग है, इसी के ऊपर बेसिस होती है। मैक्स इसके अंदर कितना होता है? 1 एंड मिनिमम कितना होता है? 0। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग कि भाई इंडिया का HDI के अंदर इंडिया को कौन सी रैंक दी गई है 2021-2022 के अकॉर्डिंग। इंडिया को रैंक मिली है 132, ठीक है, 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। 2021-22 का रिकॉर्ड है ये कि 132 रैंक जो है वो इंडिया को मिली है, ठीक है। और ये जो कब रिलीज हुआ था, ठीक है, ये 8 सितंबर को ये रिलीज हुआ है, ठीक है। इंडिया का जो स्कोर है वो कितना है अभी? 0.633, ठीक है। ये हो गया अपना 2020 और 2022 का। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले 2020 का बता दो तो इसके अंदर क्या है, इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 131 थी। कितने कंट्रीज़ में से? 189 कंट्रीज़ में से, ठीक है। और हाईएस्ट किसका देखने को मिलता है HDI अभी? HDI हाईएस्ट किसका देखने को मिला है? वो मिला है स्विट्ज़रलैंड का अपने को मिला है हाईएस्ट। कितना मिला है? 0.962। एंड इसके सेकंड पे क्या है? नॉर्वे। इसका कितना है? 0.961। एंड लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट पूछ लिए तो लोवेस्ट है यमन का 0.455, ठीक है। तो ये अपन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अपन ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन ने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी इज नॉन एज, ठीक है। सो अगर लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है बिना कोई डिसेबिलिटी के अपन कौन से इंडेक्स में देखते हैं? सो पार्क्स इंडेक्स, स्मिथ इंडेक्स, सुलिवन्स इंडेक्स या फिर लाइफ इंडेक्स, ठीक है। सो ऑप्शन डी अपना लाइफ इंडेक्स में अपन क्या देखते हैं कि अपन जो लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं ना, लिविंग स्टैंडर्ड लास्ट क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड को अपन असेस करते हैं लाइफ इंडेक्स के अंदर। तो एंड पार्क इंडेक्स एंड स्मिथ इंडेक्स ये दोनों अपने कम्युनिटी के अंदर जो फील्ड के अंदर काम आने वाले इंडेक्स है, ठीक है, जो अपन फील्ड वर्क करते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो उसमें काम आते हैं ये दोनों। लास्ट ऑप्शन अपना जो बचा है वो है सुलिवन्स इंडेक्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी नॉन एज सुलिवन इंडेक्स। जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन सी। एक इंडेक्स और होता है वो है डेली, ठीक है। डेली क्या फुल फॉर्म होगी? डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि कोई भी पर्सन है तो उसको अपन डिजीज़ का कितना बर्डन है उसका अपन मेजरमेंट करते हैं। मेजर ओवरऑल डिजीज बर्डन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा? ऑप्शन सी, सुलिवन्स इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, वायरुलेंस ऑफ ए डिजीज इज इंडिकेटेड बाई। अगर किसी भी डिजीज़ की वायरुलेंसी पावर है वो अपन या फिर वायरुलेंस है वो अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, या फिर केस फेटेलिटी रेट, या फिर अमाउंट ऑफ GDP स्पेंड ऑन कंट्रोल ऑफ डिजीज़। सो अपन वायरुलेंस को अपन क्या करते हैं? केस फेटेलिटी रेट कहते हैं अपन वायरुलेंस को, ठीक है। केस फेटेलिटी रेट के अंदर अपन वायरुलेंस को देखते हैं कि भाई कोई भी डिजीज़ है वो उसकी कितनी वायरुलेंसी पावर है, ठीक है, उसकी कितनी फेटेलिटी पावर है, ठीक है। ऑप्शन सी अपना इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन वो करेक्ट नहीं है जो कि रिप्रेजेंट नहीं करता है सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग्स ऑफ फिनोमिना के। सबसे पहले अपन देख लेते हैं आइसबर्ग्स ऑफ फिनोमिना है क्या चीज़। सो ये अपन एक जार है,
ठीक है। इसके अंदर अब हमने ये कुछ स्टोन रख दिया, लाइक अपन स्टोन मान लेते हैं। ये हो गया अपने स्टोन का फ्लोटिंग टिप, एंड ये हो गया सबमर्ज टिप, सबमर्ज पोर्शन या टिप। इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन, ठीक है, लाइन ऑफ डिमार्केशन। अब अपन देख लेते हैं सबमर्ज पोर्शन के अंदर क्या आता है एंड फ्लोटिंग टिप के अंदर क्या क्या आता है। जो आइसबर्ग ने जो ये फिनोमिना दिया है, इसके अंदर क्या होता है कि फ्लोटिंग टिप के अंदर हमेशा वो चीज़ें आएगी जो डिजीज़ की डायग्नोस्ड हो चुकी है, ऐसे सिम्टम्स जो पेशेंट के अंदर डेवलप हो चुके हैं वो आएंगे फ्लोटिंग टिप के अंदर, क्योंकि वहाँ वो हम उसको असेस कर सकते हैं। एंड सबमर्ज पोर्शन में क्या होता है, प्री डायग्नोस्टिक स्टेज, प्री सिम्टोमेटिक स्टेज, ठीक है, या फिर एसिम्टोमेटिक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है सबमर्ज पोर्शन में। फ्लोटिंग टिप में क्या क्या आएगा, सिम्टोमेटिक, एंड इसी के साथ ही नोटिफाइड, कोई भी नोटिफाइड डायग्नोस्ड केस, ठीक है। ये तो आ गई अपनी फ्लोटिंग टिप के अंदर। एंड सबमर्ज के अंदर क्या क्या आता है, एसिम्टोमेटिक, और उसी के साथ ही अनडायग्नोस्ड, इसी के साथ ही या फिर कोई कैरियर की स्टेज है भी कोई पेशेंट के अंदर, अगर वो कैरियर की स्टेज है तो अपन इसके अंदर सबमर्ज पोर्शन के अंदर देखते हैं, क्योंकि उससे पेशेंट का डिजीज डायग्नोसिस नहीं होता है कि भाई इसको क्या डिजीज है, क्या डिजीज नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आइसबर्ग फिनोमिना से कौन सी जो सबमर्ज पोर्शन है, जो ये डिप किया हुआ पोर्शन है, इसके अंदर कौन सा पोर्शन वो आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होता है। डायग्नोस्ड केस अंडर द ट्रीटमेंट, अनडायग्नोस्ड केस, प्री सिम्टोमेटिक केस, कैरियर, सब क्लिनिकल केस। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तो इसके अंदर पता लगते हैं सबमर्ज पोर्शन से, ठीक है। केवल ऑप्शन ए है डायग्नोस्ड केस, ये कब पता लगता है, फ्लोटिंग टिप से, ठीक है, क्योंकि केस को डायग्नोस कर दिया गया है, ठीक है। डायग्नोस्ड केस अंडर ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया अपना आइसबर्ग फिनोमिना से। अब ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज है जो कि अपने आइसबर्ग जो फिनोमिना से अपन नहीं पता लगा सकते कि, ठीक है। ऐसी डिजीज़ है अपने, एक तो हो गई रेबीज, नेक्स्ट है अपनी मीजल्स, नेक्स्ट है अपनी रूबेला, नेक्स्ट है अपनी टेटनस, ठीक है। तो ये चारों जो डिजीज़ कंडीशंस है इनको अपन आइसबर्ग ऑफ फिनोमिना से अपन नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। रेबीज़ के अंदर क्या क्लासिकल साइंस सिम्टम देखने को मिलता है, रेबीज़ के अंदर क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, एक तो इसकी केस फेटेलिटी रेट की CFR कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को अगर रेबीज़ हो गया है तो उसकी डेथ जो है वो 100% चांसेस होते हैं कि उसके पेशेंट की जो डेथ होगी। क्लासिकल साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, हाइड्रोफोबिक पेशेंट देखने को मिलेगा, और साथ में उसके लेरिंगो स्पाज्म देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट मीजल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, कोप्लिक स्पॉट। नेक्स्ट रूबेला, ठीक है, रूबेला को अपन क्या बोलते हैं, जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। और इसका कौन सा वायरस इसको फैलाता है, टोगा वायरस, ठीक है। और इसी के बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं 14 से 21 दिन का। और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, रूबेला क्या अगर किसी पेशेंट को रूबेला हो गया है तो नेक्स्ट टाइम से उसको रूबेला होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि रूबेला प्रोवाइड सिंगल अटैक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, सिंगल अटैक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है। 100% इम्यूनिटी मिलती है रूबेला के वैक्सीन से या फिर रूबेला से। और नेक्स्ट अपन क्या पता लगा सकते हैं, रूबेला क्या कर सकता है, वर्टिकली ट्रांसमिट हो सकता है मदर टू फीटस के अंदर, ठीक है, वर्टिकली ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है रूबेला से। प्रेग्नेंट वुमेन को रूबेला की वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। और अगर किसी पेशेंट ने अगर किसी वुमेन ने रूबेला की वैक्सीन लगाई है तो उसके कितने मंथ बाद में वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, आफ्टर 3 मंथ,
ठीक है। अगर किसी पर्सन ने रूबेला की वैक्सीन लगा रखी है तो उसके 3 महीने बाद 3 महीने तक उसको हम एडवाइस करेंगे कि भाई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करें, ठीक है। ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एम्स के एग्जाम से भी पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो आज का अपना जो क्वेश्चन सेशन है वो बेसिकली यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और हमने काफ़ी सारे अदर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं क्वेश्चंस के साथ के अंदर ही। सो इससे क्या होता है, इससे अपने को आने वाले जो एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी। कम टाइम के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है। एंड वी होप आपको हमारा ये क्वेश्चन सेशन जो है वो हमने जो स्टार्ट किया है आने वाले एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपको पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इसी के साथ ही आपको हमारे आने वाले डेली MCQ वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। अगेन थैंक यू सो मच।